कभी सोचा है ग्लोबल पॉलिटिक्स के उस ऊंचे खेल के बारे में जहां एक देश की ना पूरी दुनिया की हां से ज्यादा वजन रखती है? जी हां, ये कोई कहानी नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र की वीटो पावर की हकीकत है। मतलब जरा सोचकर देखिए, 1902 देश एक तरफ और सिर्फ एक देश दूसरी तरफ, और जीत उस एक देश की हो। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। पर वीटो पावर का खेल कुछ ऐसा ही है। और देखिए, ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। दुनिया की जो सबसे ताकतवर संस्था है, यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वो इसी एक अजीब से नियम पर चलती है। ये वो हकीकत है जो असल में ये तय करती है कि दुनिया में जंग रुकेगी या फिर चलती ही रहेगी। तो चलिए समझते हैं कि ये वीटो, ये ब्रह्मास्त्र आखिर है क्या, और दुनिया की लगाम थामे ये शक्ति आखिर किनके हाथों में है। वीटो का मतलब बड़ा सीधा है, मैं मना करता हूं। ये एक लैटिन शब्द है। असल में ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्यों को मिली एक तरह की सुपर पावर है, जिससे वो किसी भी बड़े प्रस्ताव को अकेले ही रोक सकते हैं। बस एक शब्द कहना होता है, वीटो, और खेल खत्म। और इस सुपर एक्सक्लूसिव क्लब के मेंबर हैं सिर्फ 5 देश। इनको कहते हैं P5, यानी परमानेंट 5। ये हैं अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। पूरे दुनिया में बस इन्हीं 5 देशों के पास ये खास अधिकार है। लेकिन मजे की बात यह है कि हर खिलाड़ी इस पावर का इस्तेमाल अपने अपने तरीके से करता है। सबकी अपनी अपनी चालें हैं, अपनी अपनी रणनीति है। तो आइए देखते हैं कौन कैसे खेलता है ये खेल। सबसे पहले बात करते हैं रूस की। इसे इस खेल का नियट मास्टर कहा जाता है। नियट रूसी भाषा में जिसका मतलब होता है नहीं, और रूस ने ये शब्द यूएन में सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किया है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। रूस, या यूं कहें कि पहले का सोवियत संघ, 120 से भी ज्यादा बार वीटो कर चुका है। अमेरिका 80 के पार है और बाकी तो बहुत पीछे हैं। मतलब रूस वीटो का एक तरह से बेताज बादशाह रहा है। तो रूस ने अपनी इस पावर का इस्तेमाल कहां-कहां किया? कोल्ड वॉर के टाइम पर नए देशों को यूएन में आने से रोकने के लिए, और आज के दौर में सीरिया में अपने सहयोगी बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए, और हाल ही में यूक्रेन पर अपनी कार्रवाई के खिलाफ हर प्रस्ताव को रोकने के लिए। अब आते हैं अमेरिका पर। अगर रूस नेट मास्टर है तो अमेरिका को द शील्ड यानी ढाल कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वीटो की रणनीति लगभग हमेशा सिर्फ एक देश को बचाने के लिए रही है। अमेरिका ने जितने भी वीटो इस्तेमाल किए हैं, उनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे करीबी सहयोगी इजराइल के लिए किए हैं। जब भी इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा प्रस्ताव आया, चाहे वो फिलिस्तीन को लेकर हो या हाल ही में गाजा में सीजफायर को लेकर, अमेरिका अपनी वीटो की ढाल लेकर खड़ा हो गया। अच्छा, बाकी खिलाड़ियों का क्या? चीन अब खुलकर रूस के साथ खड़ा दिखाई देता है, खासकर सीरिया जैसे मामलों पर। और यूके और फ्रांस, अरे वो तो 1989 के बाद से एकदम शांत बैठे। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो खेल से बाहर हैं। वो एक और भी खतरनाक हथियार इस्तेमाल करते हैं, पॉकेट वीटो। तो क्या है ये अनदेखा अनकहा पॉकेट वीटो? ये वो दाव है जो दुनिया के सामने नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे खेला जाता है। और यकीन मानिए, ये कई बार असली वीटो से भी ज्यादा असरदार होता है। पॉकेट वीटो या साइलेंट वीटो का सीधा सा मतलब है धमकी। एक ऐसी धमकी जो सबके सामने नहीं बल्कि चुपचाप दी जाती है। कोई P5 देश बस इतना इशारा कर देता है, अगर ये प्रस्ताव वोटिंग के लिए लाए तो हम इसे वीटो कर देंगे, और बस इतना ही काफी है। इसका तरीका बड़ा आसान है। कोई देश एक प्रस्ताव का ड्राफ्ट बनाता है, P5 का कोई मेंबर चुपके से धमकी देता है, और दुनिया के सामने बेइज्जती से बचने के लिए वो देश अपना ड्राफ्ट वापस ले लेता है। नतीजा, वो मुद्दा यूएन के रिकॉर्ड में कभी आता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन इस सियासी शतरंज की, इस पावर गेम की एक बहुत बड़ी और विनाशकारी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत आम लोग अपनी जान और अपने भविष्य से चुकाते हैं। इसकी मिसालें तो हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। सीरिया में लाखों लोग बेघर हो गए, लेकिन रूस और चीन का वीटो हर कार्रवाई के आड़े आता रहा। यूक्रेन पर हमला हुआ तो रूस ने अपने ही खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव को वीटो कर दिया। गाजा में युद्ध विराम की मांग उठी तो अमेरिका ने उसे वीटो कर दिया। हर बार कहानी वही रही, वीटो ने एक्शन को रोका और इंसानी तबाही चलती रही। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस खेल के नियम बदले भी जा सकते हैं? क्या इस सिस्टम में सुधार की कोई गुंजाइश है? भारत जैसे कई देश आज यही सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि यह सिस्टम 1945 की दुनिया के हिसाब से बना था। आज की दुनिया बिल्कुल अलग है। तो फिर 1945 का यह सिस्टम आज हम पर क्यों थोपा जा रहा है?
उनका तर्क साफ है, वीटो पावर ना तो लोकतांत्रिक है और ना ही इसमें कोई बराबरी है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई जज खुद अपने ही केस में फैसला सुना दे। जब P5 देश अपने ही खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं, तो फिर इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और अब सुनिए सबसे बड़ी विडंबना। इस वीटो पावर को हटाने के लिए भी एक वोट की जरूरत है, और उस वोट को भी यही 5 देश वीटो कर सकते हैं। ये एक ऐसा जाल है जहां ताला भी वही है और चाबी भी उसी के पास है जो खुद कटघरे में खड़ा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसे फायर स्टेशन की तरह है जहां घर में आग लगी हुई है और फायरमैन आग बुझाने के बजाय इस बात पर लड़ रहे हैं कि आग लगाई किसने थी, और इस लड़ाई के बीच वो घर जलकर राख हो रहा होता है। तो आखिरी सवाल यही है, अगर जो बीमारी है वही इलाज को भी रोक रही है, तो क्या दुनिया हमेशा के लिए इस खतरनाक खेल में फंसी रहेगी? क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का वाकई कोई रास्ता नहीं है?